बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कार्ल मार्क्स के लेक्चर का पार्ट 2 है। कल हमने पहला पार्ट किया था जिसमें हमने इसके दो फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया था, जो क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू थी। आज का ये लेक्चर जो है इसमें हम डायलेक्ट मटीरियलिज्म पे बात करेंगे, मार्क्सिज्म को देखेंगे और कार्ल मार्क्स का जो रिलीजन के बारे में जो इसके तासुरात हैं उन पे बात करेंगे। तो आए देखते हैं आज का लेक्चर। कार्ल मार्क्स का अगला नज़रिया जो था वो डायलेक्ट मटीरियलिज्म के बारे में था और ये बहुत इम्पोर्टेंट उसकी फ़िलासफ़ी है और आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आए देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का डायलेक्ट मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। मटीरियलिज्म इज़ द सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन दैट only the material physical world needs be or can be used in explanation of social process and institute। कि जो मादियत है और जो फिजिकल नीड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल प्रोसेसेस क्या हैं या उनके इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो यहाँ पे फोकस जो है वो सिर्फ मटेरियल और फिजिकल चीज़ों के ऊपर है। वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर नहीं जाते, वो हाइपोथेटिकल चीज़ों के ऊपर नहीं जाते। उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि जो फिजिकल चीज़ें हैं या फिजिकल नीड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, या मटेरियल थिंग्स जितनी भी हैं उनको इस्तेमाल किया जाए टू एक्सप्लेन द सोशल प्रोसेसेस। तो इसमें फोकस जो है वो मटेरियल चीज़ों के ऊपर है। डायलेक्ट मटीरियलिज्म को अगर समझने की कोशिश करें तो डायलेक्ट मटीरियलिज्म इज अ डॉक्ट्राइन विच सेज दैट ओनली टेक्निकल चेंजेस इन द मोड्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉज डेवलपमेंट एंड चेंज इन द सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनके अंदर अगर टेक्निकल चेंजेस आए, बुनियादी तब्दीलियां टेक्निकल बेसिस पे आए तो उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है और ये सोसाइटीज और इकोनॉमीज फिर चेंज होती हैं। तो डायलेक्ट मटीरियलिज्म की डॉक्ट्राइन का कहना यह है कि जो भी डेवलपमेंट होती है या जो भी चेंज आती है सोसाइटीज़ में या किसी मईशत में, उसके पीछे टेक्निकल चेंजेस होती हैं। तो टेक्निकल चेंजेस जो है वही तरक्की का बायस है। टेक्निकल चेंजेस ही सोसाइटीज़ में तब्दीली लाती हैं और टेक्निकल चेंजेस ही इकोनॉमी में तब्दीली लाती हैं। तो ये है डायलेक्ट मटीरियलिज्म। इस फिलॉसफी के मुताबिक, डायलेक्ट मटीरियलिज्म की फिलॉसफी के मुताबिक, दुनिया में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें अगर टेक्निकल चेंजेस आए उस वजह से मुमकिन है, बाकी वो किसी और चीज को चेंज का बायस नहीं मानते। डायलेक्ट मीन्स आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रूथ बाय डिस्कशन एंड लॉजिकल आर्गुमेंट। तो ये डायलेक्ट हमने जब हेगल की फिलॉसफी पढ़ी थी तो वहाँ भी हमने डायलेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था कि डायलेक्ट क्या होता है। डायलेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रूथ इज अनवील्ड। डायलेक्ट वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सच्चाई तक पहुँचा जाता है, जिसके ज़रिए हम हकीकत तक पहुँच सकते हैं, जिसके ज़रिए हम रियलिटी तक पहुँच सकते हैं। तो डायलेक्ट मटीरियलिज्म वालों का ये मानना है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए, हकीकत तक पहुंचने के लिए, रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें वो मटेरियल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मार्क्स इंटरप्रेट्स हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिज्म। तो मार्क्स ने चूंकि ये डायलेक्ट मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था तो वो इंटरप्रेट करता है कि हिस्ट्री जो है वो मटीरियलिज्म की बुनियाद पे जो है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। हिस्ट्री की वजाहत डायलेक्ट मटीरियलिज्म की वजह से की जा सकती है। हिस्ट्री की वजाहत मटीरियलिज्म और उसमें जो टेक्निकल चेंजेस आई हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में, उनके ज़रिए हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया जा सकता है। ही सेज ओनली रियलिटी इज मैटर। मार्क्स कहता है कि जो मैटर है, मादा है, मटेरियल चीज़ें हैं, वही रियलिटी है, सिर्फ वही रियलिटी है, इसके अलावा और कोई रियलिटी नहीं है। ऑल ह्यूमन सिस्टम रिवॉल्व अराउंड मैटर। और जितने भी इंसान ने सिस्टम बनाए हैं, जितने भी इंसान ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, वो स्वभाव जितने भी हैं वो मटेरियल के पीछे या मैटर के पीछे, वो मैटर के गिर्द घूमते हैं। वो मैटर का किसी न किसी तरीके से उनके साथ ताल्लुक है।
इंसानी हिस्ट्री के साथ, इंसानी इर्तिका के अमल के साथ, इंसानी डेवलपमेंट के साथ और इसकी प्रोग्रेस के साथ वो कहता है कि किसी न किसी तरीके से ये मैटर जुड़ा हुआ है और मैटर के गिर्द तमाम चीज़ें घूमती हैं। जितने ह्यूमन सिस्टम्स हैं वो मैटर के गिर्द घूमते हैं या मादियत के गिर्द घूमते हैं। अब इसकी वजाहत के लिए वो पुअर और रिच की एग्जांपल देता है कि किस तरह वसाइल जो हैं कुछ लोगों को अमीर कर देते हैं और कुछ लोगों को गरीब कर देते हैं। जो लोग वसाइल पे काबिज होते हैं वो अमीर होते हैं और जो उनके महकूम होते हैं या उनके डिपेंडेंट होते हैं वो गरीब होते हैं। तो इसी तरह वो दो क्लासेस की बातें कर रहा है कि एक अमीर क्लास होती है, गरीब क्लास होती है। और अमीर इसलिए अमीर होते हैं कि वो वसाइल पे काबिज होते हैं, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उस पर काबिज होते हैं। और पुअर इसलिए पुअर होते हैं कि वो उनको वेजेस कम मिलती हैं या उसको जो सरप्लस वैल्यू है उसमें से हिस्सा कम मिलता है। तो वो तमाम डेवलपमेंट को कार्ल मार्क्स जोड़ता है विद मटीरियल थिंग्स। मेजर एस्पेक्ट इज इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो इकोनॉमी है। ह्यूमन लाइफ रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमी। इंसानी जिंदगी तमाम तर मईशत के गिर्द घूमती है। मईशत पिवटल पोजीशन है इंसानी जिंदगी में, बाकी तमाम चीजें इस एक चीज के गिर्द घूमती हैं। ऑल द लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस सिस्टम ऑफ द सोसाइटी इज रेगुलेटेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, वो लीगल सिस्टम हो, वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो सोशल सिस्टम हो, वो रिलीजियस सिस्टम हो, ये तमाम सिस्टम्स उस सोसाइटी की इकोनॉमी या जो मईशत की कंडीशन है, जो हालत है, मुआशी हालत है, वो उसको रेगुलेट करती है। अगर मईशत अच्छी है, मईशत पावरफुल है, तो वहाँ का लीगल सिस्टम भी पावरफुल होगा, पॉलिटिकल सिस्टम भी पावरफुल होगा, सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी पावरफुल होंगे। अगर किसी सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, वहाँ पॉवर्टी है, तो उसके बाकी तमाम सिस्टम भी जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। वो सिस्टम कभी भी उस मुल्क के जहाँ पे पॉवर्टी है, बाकी सिस्टम्स कभी भी उसके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि इकोनॉमी एक पिवटल पोजीशन है और ये तमाम सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती है। तमाम सिस्टम उस एक इकोनॉमी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड रिलीजियस सिस्टम आर सबऑर्डिनेट टू इकोनॉमिक कंडीशन। ये तमाम सिस्टम्स इकोनॉमी के ताबे हैं। ये तमाम सिस्टम वहाँ की मईशत जो है या मईशत की जो हालत है उसके ताबे हैं। तो ये किसी हद तक कार्ल मार्क्स का कहना ठीक भी है कि जो अब हम अगर देखें दुनिया में, तो जितनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ के बाकी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हैं, और जिन मुल्कों की इकोनॉमीज वीक हैं उनके बाकी सिस्टम भी वीक हैं। इकोनॉमी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है बाकी सोसाइटी के बाकी तमाम सिस्टम्स के ऊपर। Economic factors are the fundamental factors which govern whole society structure and economic forces are the ultimate power. तो डायलेक्ट मटीरियलिज्म का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ही फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और यही तमाम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमिक फोर्सेस ही अल्टीमेट पावर हैं। और जो सोसाइटी इकोनॉमिक फोर्स रखती है, इकोनॉमिक पावर रखती है, तो वही उसके पास ही अल्टीमेट पावर है। तो ये इसका क्रक्स है डायरेक्ट मटीरियलिज्म का। अब अगर एनालिसिस करें इकोनॉमिक फैक्टर के, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ प्रोडक्शन फोर्सेस होती हैं। प्रोडक्शन फोर्सेस आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दो तरह की होती हैं, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। और जो नॉन लिविंग है उसको, जो लिविंग है उसको वो इनिमेट फोर्सेस का नाम देता है और जो नॉन लिविंग है उसको इनएनिमेट का नाम देता है। तो दो तरह की फोर्सेस हैं। एनिमेट फोर्सेस जो हैं वो लेबर है, इंजीनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। एनिमेट जो फोर्सेस हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और इनएनिमेट जो हैं वो
नॉन लिविंग हैं, जिसके अंदर उनके टूल्स हैं, जिसके अंदर उनके कैपिटल्स हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल है, जिसके अंदर वो साइट है जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट लगाना है या जहाँ पे उन्होंने मैस प्रोडक्शन करनी है। तो दो तरह की फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस मिल के किसी सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन फैक्टर बनाती हैं और ये प्रोडक्शन फैक्टर जो है ये वहाँ की इकोनॉमी को डिटरमिन करते हैं। दूसरी चीज़ वो कहता है किसी भी सोसाइटी के अंदर वो कंडीशंस हैं जिनके तहत चीज़ें प्रोड्यूस होनी, और इन कंडीशंस में वो कहता है कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट लॉस, कि गवर्नमेंट ने लॉज किस तरह के बनाए हुए हैं, एंड ग्रुपिंग ऑफ सोशल क्लासेस, और सोशल क्लासेस के ग्रुप कौन कौन से बने हुए हैं। तो बेसिकली जो वहाँ पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, या गवर्नमेंट की लॉ रिजीम है, या उसको कह सकते हैं हम कि लीगल स्ट्रक्चर है, ये तीन स्ट्रक्चर मिल के फैसला करते हैं कि उस मुल्क में कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर लॉ फेवरेबल कर रहे हों, सोशल क्लासेस जो हैं वो फेवरेबल हों, ग्रुप फेवरेबल हों, और लीगल रिजीम जो है वो एनेबलिंग हो, और एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड किया हुआ हो, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो फ्लोरिश करेगी। द सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन फोर्सेस एंड कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन मेक द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच फर्दर डिटरमिन्स द अदर स्ट्रक्चर। अब जो कंडीशंस है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने लॉ रिजीम बनाई हुई है, जो वहाँ के प्रोडक्शन फोर्सेस हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं या कैपिटल है उनका, तो ये प्रोडक्शन जो है ये सारा दारोमदार इसका जो है ये उसके मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। अगर ये फेवरेबल है तो इसी स्ट्रक्चर ने आगे जाके उस सोसाइटी के बाकी स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन करना है। अगर ये फैक्टर्स अच्छे होंगे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर साउंड होगा, तो बाकी स्ट्रक्चर सोसाइटी के भी अच्छे होंगे, और ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बाकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बुरा होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्शन फोर्सेस जो हैं वो ठीक ना हो, लेबर ठीक ना हो, मैनेजमेंट ठीक ना हो, टेक्निकल लोग ना हो, और दूसरा इन एनिमेट फोर्सेस ना हो, कैपिटल ना हो उनके पास प्लेस ना हो, और मैस प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज ना हो, तो फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसका वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। और अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दुरुस्त ना हो तो फिर सोसाइटी के बाकी स्ट्रक्चर्स भी दुरुस्त नहीं हो सकते। विद द डेवलपमेंट द मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्सिक्वेंट सोशल रेवोल्यूशन अपीयर्स। जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी तो वो मटेरियल फोर्सेस जो हैं जिसमें एनिमेट और इनएनिमेट फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस जो हैं वो सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आती जाएंगी, और ये कॉन्फ्लिक्ट वही है जिसकी वो क्लास स्ट्रगल की बात करता है, और ये क्लास स्ट्रगल अल्टीमेटली एंड अप होगी जाके उसके रेवोल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे इनइक्वालिटीज आएंगी और फिर जो प्रोलेटेरिएट है वो रिवॉल्ट करेंगे और बोर्जवा क्लास से उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन छीन लेंगे। तो वो कहता है कि ये उसने थ्योरी जो है डायरेक्ट मटीरियलिज्म की ये यूज़ की है हिस्ट्री का तमाम जितना भी है जर्नी या हिस्ट्री की जो भी डेवलपमेंट हुई है उसको समझाने के लिए। विद द डेवलपमेंट द मटीरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी कम इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली सोशल रेवोल्यूशन अपीयर्स। तो वो कहता है कि इसका कल्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट। जो डिप्रेस्ड क्लास है उसका रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ओप्रेस्ड क्लास, गरीब लोगों का, पुअर का, प्रोलेटेरिएट का, वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन अगेंस्ट द बोर्जवा क्लास या अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। तो इसका वो कहता है कि अंजाम जो है वो सारा यही है कि ये लोग जो हैं वो रिवॉल्ट करेंगे, और वो रिवॉल्ट जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर उस वक़्त होता है जब इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हो जाएं और प्रोलेटेरिएट को या वर्किंग क्लास को उनका ड्यू शेयर जो है इकोनॉमी में वो ना दिया जाए। अब इसके बाद मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है कि मार्क्सिज्म के जो फीचर हैं उस पे मार्क्स ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उसके हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक आइडियालॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड मार्क्सिज्म। अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो जो उसने आइडियालॉजी दी है कार्ल मार्क्स ने उसको मार्क्सिज्म कहा जाता है, और इसमें जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं डिफरेंट हेडिंग के अंदर वो है निगेशन ऑफ द कैपिटलिज्म। सबसे पहले जो मार्क्स का पहला पॉइंट है कि वो कैपिटलिज्म को निगेट करता है, वो कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ है।
वो कहता है कैपिटलिज्म में जो बोर्जवा क्लास है वो, या एलीट क्लास है, या कैपिटलिस्ट हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पुअर की, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्किंग क्लास की। तो एक तो पहला उसका निगेट करता है वो कैपिटलिज्म को। फिर वो कम्युनिस्ट सोसाइटी को एक आइडियल स्टेट मानता है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में जहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो सारे पूल अप किए जाएं और हर शख्स अपनी सलाहियत कार के मुताबिक कंट्रीब्यूट करे और हर शख्स को उसकी नीड के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड करे, कि हर शख्स से उसकी काबिलियत के मुताबिक या कैपेबिलिटी के मुताबिक उससे काम लिया जाए और हर शख्स को उसकी नीड्स के मुताबिक चीज़ें दी जाएं। तो वो आइडियल मानता है ऐसी सोसाइटी को जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और कोई शख्स जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसका मालिक ना हो और तमाम लोग वहाँ पे जो है वो शेयर करें चीज़ों को और चीज़ें नेशनलाइज्ड हों और स्टेट ओन करे सारी चीज़ों को और स्टेट फिर हर शख्स से उसकी इस्तात के मुताबिक काम ले और उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको चीज़ें प्रोवाइड करे। फिर वो कहता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, कि जो प्रोलिटेरिएट हैं वो चूंकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, इसलिए वो एक्सप्लॉयटेशन जब अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो फिर उनके पास कोई और वे आउट नहीं होता सिवाय इसके कि वो फिर एक रेवोल्यूशन लाएं और रेवोल्यूशन लाने के बाद वो प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप कायम कर लें और डिक्टेटरशिप कायम करने के बाद फिर वो इसको इस्तेहसाल को या एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करें। उसके बाद वो कहता है कि जब इस्तेहसाल ख़त्म हो जाएगा तब लोग बराबरी की सतह पे आ जाएंगे, कोई इस पोजीशन में नहीं होगा कि किसी का इस्तेहसाल कर सके, तो वो सोसाइटी फिर क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, उसमें अमीर और गरीब नहीं रहेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। एंड स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और उसमें जो वसाइल हैं उसके ऊपर स्टेट जो है उसका कंट्रोल होगा, वो किसी शख्स के या किसी इदारे के या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ये नजरियात जो मार्क्स ने पेश किए इनको मार्क्सिज्म कहते हैं। तो आगे हम उनकी डिटेल जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसका पॉइंट था निगेशन ऑफ द कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म को निगेट करें। उसने निगेट किया उसने कैपिटलिज्म को, वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। वो कहता था कैपिटलिज्म एक इस्तेहसाली कुव्वत है, ये एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद पे बनी है और इसमें गुरबा का और वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन होती है। थेरीज ऑफ मार्क्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट कैपिटलिज्म। जितनी भी मार्क्स ने थेरीज दी हैं बेसिकली दे आर अ रिएक्शन अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। इन कैपिटलिज्म, ड्यू टू मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस एंड एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन, wealth concentrates in few hands and two opposite classes appear on the basis of wealth and sources of income and production। तो मार्क्स का कहना यह था कि कैपिटलिज्म में चूंकि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होती और एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन होती है, ये जितना भी प्रोडक्शन का काम है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, तो इस तरह वेल्थ जो है वो कंसंट्रेट कर जाती है चंद लोगों में और इस तरह मुआशरे के अंदर दो अपोजिट क्लासेस जो हैं वो अपीयर होती हैं। एक के पास वेल्थ होती है और एक गरीब होते हैं। तो जो दो क्लासेस बनती हैं उनका बेसिस होता है एक तो वेल्थ और दूसरा इनकम के सोर्सेस और तीसरा प्रोडक्शन। जिनके पास वेल्थ होगी, जिनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे जिनके कब्जे में होंगे वो लोग उमरा होंगे, वो पैसा बनाएंगे, और जो मजदूर होंगे, वर्कर होंगे, प्रोलिटेरिएट होंगे, वो गरीब रह जाएंगे। और इस तरह दो क्लासेस इमर्ज होती हैं और ये दो क्लासेस, कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि जहां जहां कैपिटलिज्म होगा वहां वहां ये दो क्लासेस लाजमी बन जाएंगी। द रिच एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास। तो जो उमरा होंगे या उमरा होते हैं वो वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो उनका इस्तेसाल करते हैं, वो उनसे काम लेते हैं और उनको उनकी पूरी मजदूरी नहीं देते। वो उनको इस तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं कि वो हैंड टू माउथ रहें और वो जितना भी सारा काम है वो उनसे लिया जाए, जितनी भी सरप्लस वैल्यू है वो इस मजदूर से ली जाए और उसको उजरत कम से कम दी जाए और ज़्यादा पैसा जो है वो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है उसके पास चला जाए। इस तरह मुआशरे के अंदर एक तफरीक पैदा होती है। एक तबका अमीर से अमीरतर होता चला जाता है और दूसरा तबका जो है उसके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ये दो क्लासेस इमर्ज होती हैं और ये कैपिटलिज्म की वजह से होती हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है उसकी बुनियाद ही एक्सप्लॉयटेशन पे रखी गई है। इस तरीके से इसलिए दो क्लासेस हर सोसाइटी के अंदर इमर्ज हो जाती हैं। बोर्जुआ क्लास के हाथ में
और वो बोर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती है। स्टेट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट क्लास, वो डोमिनेंट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट उन लोगों को करती है जो तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काबज हुए हुए हों। और चूंकि बोर्जुआ क्लास तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काबज होती है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लेती है, इसलिए स्टेट भी उनको रिप्रेजेंट करती है। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी देयर विल बी नो फर्दर नीड फॉर सच अ रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन। वो कहता है जब प्रोलिटेरिएट का रेवोल्यूशन आ जाएगा तो उसके बाद इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टेट जो है वो कम्युनिज्म के अंदर या कार्ल मार्क्स की डॉक्ट्राइन के अंदर स्टेट का कोई वजूद नहीं है। वो कहता है स्टेट ऑटोमेटिकली वैनिश कर जाएगी, विदर अवे हो जाएगी, और स्टेट की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। स्टेट देन इज एक्सपेक्टेड टू विदर अवे, स्टेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऑपरेशन का ऑर्गन है और ये यूज कर रही है बोर्जेवा क्लास इसको फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट द प्रोलिटेरिएट। तो जब प्रोलिटेरिएट हुकूमत में आ जाएंगे, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इस ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। कम्युनिज्म बिलीव्स coercive government would be communism believes that the coercive government would be unnecessary and therefore that such a society would be without ruler। तो वहां पे रूलर भी नहीं होगा, स्टेट भी नहीं होगी, तो वहां पे इस तरह के ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द एपेक्स ऑफ कम्युनिज्म इज अ स्टेटलेस सोसाइटी। तो कम्युनिज्म का इंतहा क्या है? एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करना जो स्टेटलेस हो, जिसमें स्टेट एज एन ऑर्गन एग्जिस्ट ही ना करे और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट ना करें। वो कहता है कि जब प्रोलिटेरिएट का रेवोल्यूशन आ जाएगा, प्रोलिटेरिएट लोगों का इस्तेहसाल बंद कर देंगे, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी, तो वहां पे ना स्टेट की जरूरत होगी, ना स्टेट के ऑर्गन की जरूरत होगी, ना जुडिशरी की जरूरत है, ना अदालतों की जरूरत है, ना किसी और इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। तो इस तरह ग्रेजुअली स्टेट विदर अवे कर जाएगी और लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देंगे। मार्क्सिज्म के मुताबिक जितनी भी इकोनॉमी होगी उसको स्टेट कंट्रोल करेगी। नेशनलिज्म, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नेशनलाइज्ड। कम्युनिज्म, all the means are nationalized, and socialism, major means are nationalized। तो इन कम्युनिज्म फैसिलिटीज आर गिवन अकॉर्डिंग टू नीड्स में आपको ये बता दिया है कि जो कम्युनिज्म है उसमें हर किसी से उसकी इस्तेदाद कार के मुताबिक काम लिया जाता है और उसकी नीड्स के मुताबिक उसको जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं या उसकी नीड्स पूरी की जाती हैं। तो ये मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म सोशलिज्म के दरमियान फर्क है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया है कि मार्क्स कम्युनिज्म में तमाम मीन्स नेशनलाइज हो जाते हैं और फैसिलिटीज नीड के मुताबिक दी जाती हैं और उसमें कैपिटलिस्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है और गवर्नमेंट तमाम कारोबार संभाल लेती है, प्रॉपर्टी शेयर हो जाती है, किसी शख्स के इंडिविजुअल ना वो प्रॉपर्टी रख सकता है, ना उसके पास इकोनॉमी के रिसोर्सेज होते हैं, वो तमाम स्टेट के पास होते हैं। और सोशलिज्म में मेजर इंडस्ट्री नेशनलाइज होती है और छोटी इंडस्ट्री लोगों को रखने की इजाजत होती है। और सोशलिज्म में डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इकोनॉमी के ऊपर और यहाँ पे कम्युनिज्म के ऊपर नेशनल कंट्रोल होता है। अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको मार्क्स की रिलीजन के बारे में क्या थॉट्स थी। तो एक चीज आप जहन में रखें, जितने वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो सारे स्टेट को अलग समझते हैं, रिलीजन को अलग समझते हैं। वो कहते हैं स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन रिलीजन और रिलीजन शुड नॉट इंटरफियर इन द स्टेट अफेयर्स। लेकिन मार्क्स जो है वो रिलीजन की निगेशन करता है। मार्क्स रिलीजन को सिरे से मानता ही नहीं है। वेस्टर्न फिलोसोफर रिलीजन को मानते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि रिलीजन को इंटरफियर नहीं करना चाहिए स्टेट में और स्टेट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए रिलीजन में। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। लेकिन मार्क्स कहता है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, रिलीजन की जरूरत ही नहीं है, वो रिलीजन की नेगेशन करता है। अब मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स डिनाउंस्ड रिलीजन एंड सेड दैट पोप्स वर नॉट गोइंग टू हेल्प ह्यूमन सोसाइटी। वो खुल्लम खुल्ला इस पे इतराज करता था, क्रिटिसाइज करता था कि पोप तो सोसाइटी की किसी सूरत कोई मदद कर ही नहीं सकते, ये मुआशरे के लिए किसी किस्म का कोई बेनिफिट दे ही नहीं सकते। देयर स्ट्रेंज शेप्स एंड क्लोथ्स आर मेयरली टू डिसीव इंडिजेंट पीपल। ये लंबे लंबे चोगे पहन लेते हैं और ये लिबास पहन लेते हैं, नई नई अजीब अजीब किस्म की शेप्स बना लेते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। देयर फंक्शंस आर अगेंस्ट मटीरियल डेवलपमेंट। ये मटीरियल डेवलपमेंट के खिलाफ है, ये मटीरियल डेवलपमेंट होने नहीं देते, ये लोगों को
काम की तरफ लगने नहीं देते, ये चाहते हैं कि लोग इनके गिर्द घूमते रहें और रिलीजन के होके रह जाएं और बाकी काम जो है वो छोड़ दें। रिलीजियस लीडर्स आर इन्वॉल्व इन इमोरल प्रैक्टिसेस। वो कहता है कि ये जो पोप्स हैं ये इलीगल प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं, ये इवल्स में मुलव्वस हैं, ये खुद गुनाहों में मुलव्वस हैं। Popes illegitimately consider themselves the represent of God, and religion is a source of learning and income for them. वो कहता है कि ये गलत बयानी करते हैं कि वो खुदा ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये खुदा ताला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिलीजन इनके नजदीक एक सोर्स बना हुआ है इनकम का, ये कमाई का एक धंधा बनाया हुआ है इन्होंने। रिलीजन इज ऑफ opinion that is to keep donation dormant. Preachers are enemies of humanity. ये इंसानियत के दुश्मन है। He denounced religion because it never favored working class. ये बड़ी उसने अजीब बात की है कि जो रिलीजन है, ये अपनी बात कर रहा है, यूरोप की बात कर रहा है कि जो रिलीजन है ये किसी भी सूरत में वर्किंग क्लास को कभी फेवर नहीं करता। ये फेवर भी करता है तो पैसे वाले को फेवर करता है, ये मराद भी देता है तो पैसे वाले को देता है। He says that religion is used as a source of exploitation. तो रिलीजन, मार्क्स का ये ख्याल है कि रिलीजन भी एक एक्सप्लॉयटेशन के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जितनी बातें मार्क्स कर रहा है ये अपने रिलीजन की बात कर रहा है, यूरोप की बात कर रहा है, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है। इसको क्रिश्चियनिटी तक महदूद रख के आपने इस पे गौर फिक्र करना है। He says that religion is used as a source of exploitation. He says that religion is used as a source of exploitation. Religion has no material benefits, but to threaten people of the unseen authorities and award them with imaginary prizes. कहता है ये लोगों को किसी किस्म की कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं दे सकता, ये लोगों को डराता है, अनसीन अथॉरिटी से थ्रेट करता है और इनको ख्वाब दिखाता है इमेजिनरी प्राइसेस के या इमेजिनरी इनामात के। ये उनको ख्वाब दिखाता है, ये मटेरियल बेनिफिट को ही एक्सटेंड नहीं करता, ये सिर्फ उनको सपने दिखाता है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, और उनको ये बातें करके डराता है और डरा के उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है। क्रिएटर ऑफ ह्यूमैनिटी क्रिएटेड देम इक्वल एंड देन ऑर्डर्ड द पुअर टू ओबे द रूलर्स। रिलीजन टू प्रोड्यूस क्लास लाइफ। कहता है अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। They have created them equal and ordered the poor to obey their rulers. और गरीबों को कहा है कि अपने उमरा की इताअत करें या उनको ओबे करें। तो रिलीजन जो है वो इस तरह की क्लासेस क्रिएट कर देता है मुआशरे के अंदर कि कुछ लोगों को कहता है कि तुम कुछ लोगों की ओबीडियंस करो या अताअत करो। तो रिलीजन जो है वो मुआशरे के अंदर क्लासेस पैदा कर देता है। इन रिलीजन देयर इज नो क्योर ऑफ पॉवर्टी। मजहब में पॉवर्टी का कोई इलाज नहीं है, but in converse religious knowledge is an institution to produce classes. उसके मुकाबले में जो रिलीजियस नॉलेज है ये मुआशरे में तबकात पैदा करता है। टू फॉलो रिलीजन इज टू वेस्ट टाइम एंड मनी। मार्क्स कहता है कि अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो ये कार्ल मार्क्स जो है ये रिलीजन के बहुत, जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो रिलीजन के बहुत सख्त खिलाफ हैं और वो रिलीजन को नहीं मानते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसपे हमने कार्ल मार्क्स की थॉट्स को पढ़ा और इसको आपने ये चार जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं जिसमें क्लास स्ट्रगल की हमने बात की है उसको अच्छे तरीके से याद करें, इसमें सरप्लस वैल्यू का है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, उसके बाद डायलेक्ट मटीरियलिज्म है और उसके बाद इसके मार्क्सिज्म हमने देखा और उसके बाद इसके रिलीजियस के बारे में कार्ल मार्क्स के थॉट्स। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट्स देखे और उसमें हमने
डायलेक्ट मटीरियलिज्म पे बात की, उस पर हमने मार्क्सिज्म पे बात की, और उसमें मार्क्स के रिलीजन के बारे में मार्क्स के थॉट को हमने समझा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा लेनिनिज्म पे होगा, जिसमें हम लेनिन के पॉलिटिकल थॉट्स डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।